नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट लेसन सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बीमारियां और जिसको हम लोग रोग कहते हैं वो क्या है। तो इसी के ऊपर आगे हम लोग चर्चा कंटिन्यू रखते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं, उसको लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार जो है कि यमराज यानी कि यमदेव जिसको हम लोग जो कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाता है और उससे कुछ हद तक बहुत नाराज़ होकर बात करता है। कहता है कि भाई ब्रह्मा जी, ये आपने क्या डिपार्टमेंट मुझे दे दिया, क्योंकि सारे के सारे देव हैं, भगवान हैं, सब लोग उसकी भक्ति करते हैं। मुझे देख के तो सब लोग डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। सबके मौत का कारण मैं बन जाता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। तो ये डिपार्टमेंट मुझे नहीं चाहिए, आप कुछ उसको बदल दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यार रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जन्म लिया है वो मरेगा भी, लेकिन जन्म के साथ साथ जो मृत्यु जो जुड़ी है, उस मरने के लिए तुझे कोई दोष नहीं देगा, यमराज को कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि हर मृत्यु के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा और उस कारण को जो है लेकर कोई भी आपको दोष नहीं देगा, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो फिर यमराज वहाँ से चले जाते हैं और तब से लेकर अब तक हम लोग जो देखते हैं, देखो हर इंसान जो मरता है आज के डेट पे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। वो कहते हुए एक्सीडेंट हो गया और मर गया, बाइक बहुत तेज चलाता था, फिसल गया, मर गया, बाढ़ आ गई और मर गया, या किसी तरह से कि भाई शराब पीता था, लिवर फेल हो गया और मर गया, शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। देयर कैन बी 100 डिफरेंट रीजंस जब भी कोई मरता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि देखो मरना तो सब में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो नहीं मरेगा। तो यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि हर मृत्यु के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और आप सोचते हो कि बिकॉज चलो उसको दोष देना है, उसने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, सरकार ने ये सुविधा हमें नहीं दी, किसी तरह से कि भाई ऐसा करता तो मैं बच जाता था। ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। एक चीज़ अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि देखो अगर 100 लोग अगर पैदा होते हैं तो 100 लोगों ने मरना है, 1 लाख लोग अगर पैदा होते तो 1 लाख लोगों ने मरना है। जितने पैदा हो गए वो सारे के सारे मरने वाले हैं। लेकिन एक समय था कि बिकॉज जिसको हम लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब कोई सांप आके काट लेता था और मर जाता था इंसान, कोई जंगली जानवर आता था वो काट लेता था, खा लेता था, तब इंसान मर जाते थे। बहुत ज़्यादा जो है कि भाई फ्लड्स आते थे, उन तमाम चीज़ों को जो है हमने बंद कर दिया। तो मरने के कोई नए कारण तो होने चाहिए, और नए कारण आज के डेट पे यही है, एक्सीडेंट में आदमी मरता है, या किसी तरह से प्राकृतिक आपदा जिसको नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं उसमें मरता है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बीमारी से मरते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई बीमारी डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाएगी, ऐसा जब आप सोचते हो तो आपको समझना चाहिए कि भाई कभी भी कोई भी इंसान जिसका वक्त नहीं आया है मरने का, वो नहीं मरेगा। तो जो मरने का जो डर जो है, खौफ जो है, जो डॉक्टर्स आपके जो माइंड में जो डालते हैं, उससे बाहर निकल के आ जाओ, एज सिंपल एज दैट।
जब तक आपका समय नहीं आता है तब तक आप नहीं मरोगे, और जब आपका समय आता है तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई आपको नहीं बचाने वाली है। इस चीज़ को जितने जल्दी आप दिमाग के अंदर डालोगे उतनी जल्दी जो है ये चीज़ आपको जो है समझ में आ जाएगी। खैर, हम लोग जब बीमारी की जब बात करते हैं कि भाई हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कलयुग। कलयुग क्या है? कलयुग का मतलब होता है क्लेश से भरा हुआ युग, जिसके अंदर दुख, दर्द, यातनाएं बहुत ज़्यादा है। और आज के ज़माने में जो क्लेश हमें जो है, दुख जो है, वो बीमारी एक हमारा मेजर सोर्स है कि भाई जिसको लेकर जो है हम लोग दुख भोगते हैं। जब बीमारी आती है तो शरीर को तो दुख होता है, हमारे घर वालों को भी दुख होता है, वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं, और ऊपर से बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है। तो तीनों तरह से जो है हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बीमारी को हमें कैसे देखना है और बीमारी को हमें कैसे पहचानना है, इसके ऊपर जो है हमको सोचना ज़रूरी है। ऐसा है कि देखो, अगर हमें दवाई से बचना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था भगवान बचाए इन बीमारियों से और डॉक्टरों से। अगर हमें वाकई में बीमारी से और डॉक्टर से अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे नोट करके रखो। नंबर 1, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो अपने आप ठीक नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले वेट एंड वॉच पॉलिसी रखनी है। अगर आप किसी भी तरह से बीमार होते हैं, कोई भी बीमारी है, सबसे पहला उसका इलाज है कि भाई आपको आराम करना है, सोना है। तब तक बॉडी को रेस्ट दे दो, तब तक बॉडी उसको खुद ठीक नहीं करती है। दूसरा, मेरी तरफ से आप एक एडवाइस मान लो, रेस्ट करना जरूरी है। दूसरा एडवाइस आपको मैं कहता हूँ कि देखो, जहाँ तक पॉसिबल है भी आप इमीडिएटली किसी भी बीमारी पे यू शिफ्ट टू द फ्रूट डाइट। आपको जो है सिर्फ फल खाना है और फल का जूस पीना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक पॉसिबल है आप सिर्फ फ्रूट्स खा लो। बाकी सारा का सारा सॉलिड फूड खाना बंद कर दो। 2-3 दिन जब आप कंटिन्यूसली जब फ्रूट लेते हो तो उस पर्टिकुलर केस में बॉडी के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड जो जहर जो है वो बॉडी में ख़त्म हो जाता है। तो आपको फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खा लो। अब एक समय था कि भाई हम लोग धूप में बैठ के संतरे खोल के, छिल के, फाड़ियाँ एक एक करके खाते थे। अब ये चीज़ ख़त्म ही हो गई। फ्रूट जूस का मतलब पैक्ड जूस नहीं है। फ्रूट जूस का मतलब फैंटा नहीं है। भले उसके ऊपर 100% लिखा हुआ है, लेकिन वो जूस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो बेटर है कि भाई आपको फ्रूट जूस, भाई जूसर तो बहुत सस्ता जूसर आता है, हर फ्रूट का हम लोग जूस निकाल सकते हैं। मौसम्बी है, संतरे है। आज के डेट पे मैं आपको कहता हूँ भाई आप हमेशा हॉस्पिटल में जाते क्या आते हो, आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। बीमारी का सबसे अच्छा इलाज होता है आप नारियल पानी पियो। नारियल पानी के अंदर जितना आपको ग्लूकोज चढ़ाना है उतना है, जितना सलाइन आपको जो चढ़ाना है वो भी उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो बहुत जल्दबाजी करके हॉस्पिटल में भागने के बजाय, डॉक्टर के पास जाने के बजाय, सबसे पहले घर में बैठ के ही आप थोड़ा सा वेट करो, इंतज़ार करो, और आप किसी तरह से ठीक हो सकते हैं। और एक चीज़ देखो, हमें बीमार करने वाली हमारे खाना है भाई, जो हम लोग उल्टा सीधा जो खाते हैं, पार्टियों में जो खाते हैं, या किसी तरह से दावत जो हम लोग लेके जो खाते हैं, उससे हम लोग कई बार बीमार हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का ही खाना खाओ। और हम लोग कहते हैं फूड इज़ अ मेडिसिन, फूड इज़ अ मेडिसिन। एक ज़माना था कि भाई हम लोग अच्छा मसालेदार खाना खाते थे, कि भाई हम लोग जो जो चीज़ें घर में यानी कि खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे हींग है,
या जायफल है, या अलग अलग तरह के जो मसाले हैं, हल्दी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को जब हम लोग रेगुलर जब लेते हैं तो हम लोग बीमार नहीं होते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ हद तक जो है बीमारी को अवॉइड करो। अगर आपको लगता है कि भाई डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। वो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली डॉक्टर। एकदम से किसी भी स्पेशलिस्ट के पास नहीं भागो। भाई कान में दर्द हो रहा है, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भाग जाते हो, कहते कि भाई कान में अगर दर्द है तो कान के पास जाएगा, क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट तो सिर्फ आपको कान के बारे में ही इलाज बताएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, किसी भी बीमारी के पहले आपको जो कंसल्ट करना है, जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर कौन है? एक ऐसा कोई ऑर्डिनरी एमबीबीएस पास डॉक्टर कि जो आपके घर के नज़दीक, आपके कॉलोनी में जो बैठा हुआ है और आपको जानता है। ही इज़ योर फैमिली फ्रेंड, ही इज़ योर वेल विशर। अगर ऐसा कोई जो वेल विशर टाइप जो डॉक्टर होता है, उसके साथ हमेशा जाना है। किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, उस डॉक्टर को, हमारे पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाना है, उससे लिखवा लो और फिर आगे बढ़ो। फैमिली डॉक्टर आपको कभी भी मिस गाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका वेल विशर है। क्यों? वो आपका दोस्त है। क्यों? आप हमेशा उसके साथ उठते बैठते हो। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई डॉक्टर बैठा होगा कि जो आपको नहीं जानता है, लेकिन किसी तरह से जो भी मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो आपको उस नज़र से देखेगा और ऐसी सारी की सारी चीज़ें बताएगा, जैसे इतने सारे टेस्ट करो, ये कुछ हो सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेगा कि जिसको लेकर आप परेशान हो जाओगे और किसी तरह से जो है उसके ऊपर इलाज करने के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे। तो आज 90% डॉक्टर्स आपको गाइड नहीं, मिसगाइड करते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, इट इज़ बेटर कि भाई आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द डिसीज़। भाई हम लोग कहते हैं कि जब बीमारी अगर हो गई है तो उसकी तरफ थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लेकर चलो। पहले आप फैमिली डॉक्टर को दिखा दो। अगर फैमिली डॉक्टर अगर कहता है कि भाई बहुत ज़रूरी है, तब आप दवाई खा लो। आमतौर पर एक जनरल ट्रेंड हुआ कि भाई डॉक्टर जानते हैं कि भाई अभी हवा ऐसी चल रही है तो ऐसी इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर वैसा हो रहा है तो वैसा इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपको जो है कोई भी कुछ वो पेन किलर्स दे देंगे, कुछ आपको पैरासीटामोल दे देंगे, कुछ आपको जो है एंटीबायोटिक दे देंगे। लेकिन ये जो बीमारी, जब दवाइयाँ जब आप खाते हो, वो दवाई आप नहीं भी खाओगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उन बीमारियों का, उन दवाइयों का जो है आपके ऊपर दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि तकरीबन मैक्सिमम जो हमारे किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, ये दोनों ही जो है आपके पैरासीटामोल के ऊपर यानी कि क्रोसिन के ऊपर अवलंबित है। और हमने इतना आसानी से उसको ले लिया कि भाई चलो थोड़ा सा सर दर्द हो गया, साइडोन खा लिया, हल्का सा बुखार लगता है तो क्रोसिन का ओवरडोज ले लिया। ये हम लोग जो करते हैं, इसको लेकर जो है हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पलना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, रेस्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। रेस्ट करो, दवाई आपको खानी नहीं है जब तक आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं अभी दवाई के बिना गुजारा नहीं है, तो आप दवाई खा लो। अदरवाइज ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो आपको ठीक नहीं हो, अपने आप ठीक नहीं होगी। और एक चीज़ हम लोग जैसे कि कहते हैं कि जैसे जो स्पिरिचुअल अप्रोच क्या है, स्पिरिचुअल अप्रोच यही है, हम लोग जो कहते हैं अगर बीमारी अगर आई है तो वो दुख आया है आपके हिस्से में। अगर दुख अगर आया है तो दुख भगवान ने दिया है, तो हमें थोड़ा सा आत्मचिंतन करना है कि यार मुझे दुख क्यों आया है। अगर जब भी आप रिग्रेट करते हैं आपकी गलतियों का, जब भी आप कुछ हद तक माफ़ी मांगते हैं जिसका आपने दिल दुखाया है, तो बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है।
कई बार हम लोग बच्चों को कहते हैं कि देखो डॉक्टर साहब, आपको देखते ही मेरा बेटा ठीक हो गया, आपको देखते ही मेरा बेटा ठीक हो गया। कई बार हम लोग डॉक्टर को ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप आए, बस आपके इंजेक्शन को देख के मैं ठीक हो गया, अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस? ये यही चीज़ हो जाती है कि भाई किसी तरह से हमारे अंदर जो गिल्ट है या जो ऐसी भावना है कि भाई मैंने कुछ गलत किया है, हम लोग तौबा करते हैं। डॉक्टर और भगवान दोनों से ही हम लोग हाथ जोड़ते हैं और उस टाइम भगवान सुनता है और आप ठीक भी हो जाते हो। तो ऐसा कोई सोचो नहीं कि बिकॉज सिर्फ दवाइयों में ही जो है कि भाई आपके पास इलाज है, ऐसा नहीं है। दवाई के बिना भी जो है आप ठीक हो सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 40 साल से मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, नो मेडिसिन्स। आप इसके ऊपर नहीं बिलीव करेंगे, लेकिन है, इट्स अ रियलिटी। इट इज़ नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे परिवार के सारे सदस्य कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। क्यों? हम लोग उसको कहते हैं कि भाई नहीं, वेट करो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं कि जहाँ पे मैंने डॉक्टर्स को अवॉइड किया और मेडिसिन को अवॉइड किया और अपने आप ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते, इट विल बी टू लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जब हमने सबसे पहले दवाई खाई नहीं, आराम किया, हमने फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाया, खिचड़ी, हम लोग हमेशा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। खिचड़ी है या खीर है, इस तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो सकता है। और हम लोग अगर दिखाना है तो फैमिली डॉक्टर को दिखाना है, फैमिली डॉक्टर का एडवाइस लेना है। फैमिली डॉक्टर के कहने से पता चलता है कि इस बीमारी कितनी सीरियस है। अगर सीरियस है तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि देखो आपको एंटीबायोटिक का डोज पूरा करना पड़ेगा, 5 दिन लेनी पड़ेगी, बीच में छोड़ोगे तो उसका नुकसान हो जाता है। तो कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते भी है, उससे दवाई भी लिखवाते हैं, कई बार हम लोग खाते भी नहीं हैं, लाते ही नहीं दवाई। उससे पता चल जाता है कि हाउ सीरियस दैट बीमारी इज़। अगर 2-3 दिन इंतज़ार करो, अगर बुखार नहीं उतरता है तो उसके बाद जाके दवाई शुरू करो, क्योंकि जो आज आप शुरू करते हो और 5 दिन आपको खानी है, 2 दिन के बाद अगर आप शुरू करते हो तो भी 5 दिन के बाद ये खानी है, तो बेटर है कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करो, अपने आप को ये बात समझा दो कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा, और आप ठीक हो जाते हो। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो स्पेशली हमारे पास जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, वैसे आयुर्वेदिक है, इस तरह के कई सारे ट्रीटमेंट है। लेकिन और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पे लोग उसकी तरफ नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, और वो है जिसको हम लोग कहते हैं तिब्बती मेडिसिन। तिब्बत जो है कि भाई चाइना की तरफ से हिमालयाज में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जो हर बीमारी को ठीक करती है। और इसका एग्जांपल तो आपको रामायण में मिला कि भाई जब लक्ष्मण को दवाई चाहिए थी तो हनुमान जाके जो है पहाड़ उठा के ले आए, क्योंकि वो हिमालय में जो है वो दवाई मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तिब्बती मेडिसिन हम लोग कहते हैं कि बिकॉज तिब्बती मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं, समझ लो इस बात को, वो कहते हैं कि बाकी के तकरीबन सारे थेरेपी जो है, नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह, एलोपैथी है, होम्योपैथी वगैरह, दे गो टू डॉक्टर व्हेन यू बिकम सिक। लेकिन तिब्बती मेडिसिन में वो कहते हैं यू हैव टू गो टू डॉक्टर सो यू विल नॉट फॉल सिक, यू हैव टू गो टू डॉक्टर सो यू विल नॉट फॉल सिक, एंड इट इज़ वेरी ट्रू। तिब्बती मेडिसिन जो है दिल्ली में आपके पास निज़ामुद्दीन में सेंटर है तिब्बती मेडिसिन का, और मजनू का टीला यूनिवर्सिटी एरिया में ISBT के नज़दीक मजनू का टीला है, वहाँ पे एक डॉक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर नीमा।
और हमारी फैमिली जो है डॉक्टर निमा को दिखाती है। तो डॉक्टर निमा के जो है जो एड्रेस और उसका जो नाम और कार्ड जो है अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको देखो। ना ये जो डॉक्टर निमा जो है ये इंडिया के बाहर भी बहुत जगह पे जाके ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप सभी जगह से अगर हार गए हो तो तिब्बती मेडिसिन आप लेना शुरू करो, आप उनके पास चले जाओ। उनको सिर्फ मैं आपको कहता हूँ कि भाई वो नाड़ी देखते हैं और नाड़ी देख के उनको पता चल जाता है कि भाई आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है। और अगेन जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया कि हमारे पंच महाभूतों से शरीर बनता है। जिस तत्व की कमी हो जाती है उस तत्व को लेकर, जिसको हम लोग कहते थे वात पित्त कफ, तीनों ही नाड़ियाँ यहाँ पे वो देख सकते हैं। हम लोग भाई आजकल डॉक्टर इसको देखते हैं लेकिन वो सिर्फ पल्स गिनते हैं, भाई सो मैनी बीट्स पर मिनट, लेकिन तिब्बती डॉक्टर जो है वो इसको देखते हैं। तिब्बती मेडिसिन का जो धर्मशाला में भी जो है बहुत बड़ा सेंटर है और धर्मशाला के अंदर भी आप वहाँ पे आते हो। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसके पास उनका इलाज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर कभी भी ये कहता है कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारे लिवर के अंदर ट्यूमर है, पैंक्रियास को निकाल के बाहर फेंक देना है, या इस ऑर्गन को निकाल देना है, उस ऑर्गन को निकाल देना है, ऐसे जब भारी भक्कम जब वो शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो बेटर है कि भाई ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आप तिब्बती डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दो। श्रद्धा, यू शुड हैव अ फेथ इन अ डॉक्टर। जब आपको फेथ है डॉक्टर के पास तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी दवाई आपका परिणाम भी दिखाएगी और आप ठीक भी हो जाएंगे। तकरीबन बहुत सारे जो कैंसर के मरीज जो है तिब्बती मेडिसिन को खा के, यानी कि जो धर्मशाला में ये उनका सेंटर धर्मशाला के अंदर, आप गूगल सर्च करो तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर एड्रेस वगैरह। वहाँ पे 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इलाज हो जाता है। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें तिब्बती मेडिसिन में इलाज नहीं है। इट इज़ वेरी रिजनेबल प्राइस। उन लोग कोई सर्जिकल मेथड यूज़ नहीं करते हैं, सारे के सारे एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि आप कुछ हद तक दवाई कुट कुट के खाते हो या किसी तरह से आपको मसाज वगैरह करते हैं, और कुछ उसके अंदर बहुत भारी भक्कम जो सर्जरी वगैरह नहीं होती है, और इजी तरीके से आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है तिब्बती मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंड हो सकते हैं। और तिब्बती मेडिसिन में आपको ओवरनाइट तो आपको इलाज नहीं होगा, बिकॉज आज आपने दवाई खाई और आज ही ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप एक हैबिट बना लो, साल में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार फॉर नो रीज़न आप तिब्बती डॉक्टर को जाके दिखा दो, ताकि वो खुद ही जान जाते हैं कि भाई आपके अंदर ऐसे कौन से तत्व की कमी हो रही है, और उसके हिसाब से जो आपको कुछ ना कुछ जो दवाई दे देंगे उसको आंख बंद करके खाना है। उससे जो है आप ठीक हो जाते हो। दवाई उनकी कोई महंगी नहीं होती है, दे आर वेरी चीप, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फूड, क्योंकि वो दवाई नहीं है। वो आपने देखा हो कि बिकॉज जो हमारी बिल्ली है, कुत्ता है, ऐसे जो जानवर होते हैं, जब आप उनको घर से बाहर लेके जाते हो या कहीं पे भी, कई बार वो खाना खाना बंद कर देते हैं और वो कहीं जाके घास फूस खाते हैं। उन्हें पता है कि भाई कौन सा घास फूस खाना है। एग्जैक्टली वही चीज़ है तिब्बती मेडिसिन के अंदर, वही जिसको हम लोग कहते हैं हर्बल मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ। वो जड़ी बूटियों की जो है मेडिसिन आपको देते हैं कि जिसका आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर है। तो दवाई खाने से आप आगे जाके बीमार नहीं होते हो। इसलिए हम लोग कहते हैं तिब्बती मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंड हो सकते हैं, और तिब्बती मेडिसिन को लेकर जो है आप एक नया कॉन्सेप्ट अपने अंदर डाल के अपने आप को ठीक कर सकते हैं।
हम लोग कहते देखो कि लाइफ जब चलती है तो दवा के बिना दुआओं के ऊपर चलती है। हम लोग कहते हैं जब दवा काम नहीं आती है तो दुआ काम आती है। तो पहले दवा खा लो और फिर दुआ का इंतज़ार करो। ऐसा करने के बजाय लाइफ के अंदर आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेना है। जितनी दुआएं आप लोगों से ले सकते हो उतना ले लो, और जब आप बहुत सारी दुआएं आपको बाकी लोगों की मिल जाती है तो आप बीमार नहीं होते हो, क्योंकि वो सारी की सारी बीमारियां जो है आपको ने किसी ना किसी को दुख दिया है, इसको लेकर आपको वो बीमारियां आई है। इसको समझने की कोशिश करो। देखो, जो भी हम लोग आपको ये बातें बता रहे हैं 90% लोग जो है इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई आप उस 10% में आना चाहते हो कि भाई इस तरह से ज़िंदगी को जियो जैसे जीनी चाहिए, या 90% कि जैसे अभी आप जो जी रहे हो वैसा जीना चाहते हो। अगेन चॉइस इज योर्स। हम लोग ये नहीं कहते कि भाई आपको इसी तरह से ज़िंदगी जीनी है, लेकिन जो भी कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती है उसके ऊपर थोड़ा सा बैठ के सोचो। उसके अंदर कुछ ना कुछ तथ्य होगा, कुछ ना कुछ चीज़ आप अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई उन 10% में आने की कोशिश करो कि जो स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सनालिटी है, जिसको हम लोग आमतौर पे जो है आध्यात्मिक इंसान कहते हैं, कि जो भगवान में बिलीव करता है और भगवान उसके साथ है और भगवान उसे ना बीमार होने देता है। अगर फॉर एनी रीज़न बीमार हो भी जाता है तो जल्दी से जल्दी वो ठीक भी हो जाता है। इसके ऊपर आपको विश्वास करना ज़रूरी है। एनीवे, अभी हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जो दुख है वो क्या होता है, या जो तनाव है वो क्या होता है। अगर हमें तनाव मुक्त अगर जीवन जीना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर जीना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।